55,000 बीघा जो शेड्यूल 6 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड उनकी जमीन है उससे उनको डिस्पोजेस करके और वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पतंजलि, रिलायंस, अदानी, गोदरेज इन सबको देने की कोशिश की जा रही है। 1600 से ज़्यादा परिवारों के घर, मदरसे, मस्जिद, स्कूल, आंगनबाड़ी भी थे वहाँ पे, यानी सरकारी सुविधा भी वहाँ मौजूद थे, वो सब तोड़ दिए गए। अब उनका क्या सिचुएशन है, वो किस हाल में हैं? आपने परिवार से मुलाकात की? पूरा आसाम एजिटेशन और आसाम मूवमेंट जो था और उसमें जो आसामीज आइडेंटिटी को लेकर के जो एक पूरी तहरीक चली, ये जो एविक्शंस हो रहे हैं दे आर डिजाइन्ड to change the nature of that movement and turn it into a Hindu versus Muslim conflict. जो लोग वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हमारा ये लैंड है, हम नहीं छोड़ेंगे, उन पे फिर फायरिंग की गई, फायरिंग में एक लड़के की डेथ हो गई। इट इज क्लियरली अ पॉलिटिकल मैसेजिंग कि हमने यहाँ घर तोड़े, लोगों को हटाया, अब ये खाली पड़ी है ये जमीन और हम दिखा रहे हैं कि ये मतलब हमने मुसलमानों के साथ ये किया। अब क्या लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ है एक बड़ा डिज़ाइन है जिसमें मुस्लिम्स को सिस्टमेटिकली लैंडलेस बनाया जा रहा है? वो लोग जो इस तरह की ज़मीनों पे रहते हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। उनके लेबर से ही पूरा समाज और पूरी इकोनॉमी चलती है। और आज आसाम मूवमेंट की हिस्ट्री, अंग्रेजों से वक्त से होने वाले माइग्रेशन की हिस्ट्री, जमींदारी एबोलिशन के इफेक्ट्स की हिस्ट्री, जो इरोजन का रिवर बैंक इरोजन का वहां प्रॉब्लम है वो हिस्ट्री, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस पूरी हिस्ट्री को फ्लैटन कर रही है और उसको वो अब एक हिंदुत्वा का रंग दे रही है और उस पूरे आसामीज मूवमेंट का एक हिंदूकरण कर रही है। जो आज लोग वहां पे हैं ना तो वो बाहरी हैं ना उनकी कोई गलती है कि वो वहां पे हैं। 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने वहां प्लांटेशंस, खास करके टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन का वहां पूरा अपना इंडस्ट्रियल लेवल पे प्लांटेशन और कैश क्रॉप उगाना शुरू किया। तो लेबर करने के लिए वहां पे एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे बंगाल से वो माइग्रेंट्स लेकर के आए। इतने डिफिकल्ट प्रोसेस से आपने एक पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को गुजारा, उसमें 19 लाख लोगों को आपने स्टेटलेस खड़ा कर दिया। फॉर द बीजेपी लीडरशिप एंड फॉर सम पीपल इन द आसाम मूवमेंट ऑल्सो दिस नंबर वॉज टू लिटिल। उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे कि 50 लाख 60 लाख पता नहीं कितने लोग आए हैं बाहर से और वो भर दिया है उन्होंने आसाम को। एंड somehow they sold NRC as a silver bullet कि NRC होगा तो आसाम के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। एंड जो चीज NRC के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कॉन्फ्लिक्ट, वो खत्म होने के बजाय करंट गवर्नमेंट और बीजेपी की वजह से अब उसने एक और खतरनाक हिंदू मुस्लिम चेहरा इख्तियार कर लिया है। एंड आप रिसेंटली वहां के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखिए तो वो बातें इस तरह की करते हैं कि आप गुवाहाटी में कोई कैब लीजिए तो मुसलमान बैठा है। वो बोलते हैं सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मियाँ मुसलमान जो है वो वेजिटेबल जिहाद कर रहे हैं, वो कभी कहते हैं फिश जिहाद कर रहे हैं, कभी कहते हैं लैंड जिहाद कर रहे हैं। सो द लैंग्वेज जिस तरह से उसको पॉइजन क्रिएट किया जा रहा है। हम लोग आसाम गए, बिफोर वी लैंडेड मैंने आपको बताया किस तरह का हंगामा क्रिएट किया गया। लैंड करते ही हमारे गुवाहाटी में देयर वाज सच अ क्लाइमेट ऑफ फियर कि हमें बताया जा रहा था आप अगर गए तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठ रहे हैं जो ना सिर्फ लॉयर हैं बल्कि एक एक्टिव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, फवाज शाहीन। इन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है जो समाज के हाशिए पे हैं, जिनके राइट्स अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये आसाम होकर के आए हैं जहां पे एविक्शन ड्राइव्स चल रही है। हज़ारों मुस्लिम परिवारों के घर तोड़ दिए गए, उनको अपने ज़मीन से हटा दिया गया। ग्राउंड पे जाके इन्होंने उन फैमिलीज से मुलाकात की, उनकी कहानी सुनी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और समझने की कोशिश की कि असल सच्चाई क्या है। आज के पॉडकास्ट में हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। असम में क्या हो रहा है, एविक्शन के पीछे पॉलिटिक्स क्या है और इसका असर आम गरीब मुस्लिम परिवार पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फवाज भाई, आप लोग असम गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि ग्राउंड पे जो आपने देखा और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, ग्राउंड की तस्वीर कैसी है, कितना अलग है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त आसाम जाने का रीज़न भी ये था कि बहुत वक्त से आसाम से खबरें जो आ रही हैं उससे क्लियरली लग रहा है कि जो रीसेंट राउंड ऑफ एविक्शंस हैं, खास करके पिछले 2-3 महीने में,
बट ओवरऑल पिछले 4 साल से उसका एक बहुत टारगेटेड नेचर है, जहां पे मुसलमानों को टारगेट करके एविक्शंस किए जा रहे हैं। बट स्पेशली पिछले 2 महीने में इसका एक इंटेंसिटी बढ़ी है, और मेनली ये जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी लैंग्वेज से ये फील हो रहा था। लेकिन कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे रिपोर्टिंग तो हुई है, बट लार्ज स्केल में इसके ऊपर स्टोरीज नहीं आ रही थी, और ये कॉन्वर्जेशन का पार्ट भी नहीं बन रहा था। तो इसलिए इट वाज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है आसाम में। एंड हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जा सके, वहां पे भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हम काम कर पाए। वी कैन टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल। बट एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी सॉ एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कि पिछले 2 महीने में 1600 परिवारों को एविक्ट किया है, उनके घरों को डिमोलिश किया है, और ये सब मुस्लिम परिवार हैं। और इन एविक्शंस के अराउंड जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, जो इमेजरी है, वो भी क्लियरली एक कम्युनिटी को टारगेट करने के ऊपर है। और बार बार अगेन जो मोडस ऑपरेंडाई है, इनको बाहरी बांग्लादेशी बताया जा रहा है, बट व्हाट वी फाउंड वाज ये सब लोग मल्टीपल राउंड्स में अपनी सिटीजनशिप प्रूव कर चुके हैं। 2019 के एनआरसी में भी इन सब के नाम थे। और ये ऐसे फैमिलीज हैं जो बेसिकली क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं। जो बात सबसे ज्यादा बाहर नहीं आ रही है कि आसाम में एविक्शंस के पीछे वहां का एक हिस्टोरिक जो क्लाइमेट का मसला रहा है, जो फ्लडिंग, रिवर बेड इरोजन और फ्लडिंग की वजह से आसाम में लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड्स भी क्लियर नहीं होते, और बहुत से लोग लैंड रेफ्यूजी बनते भी रहते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, एक बहुत टिपिकली आसामीज प्रॉब्लम है, अक्रॉस आसाम ये मिलता है। तो पिछले 70-80 साल में स्पेशली बहुत से लोग हैं ऐसे जो क्लाइमेट की वजह से डिस्प्लेस होकर अलग अलग जमीनों पे गए हैं। आज उन्हीं लोगों को बांग्लादेशी और बाहरी बता करके ये एविक्शंस किए जा रहे हैं। तो वो पूरी तस्वीर जो है वो बाहर नहीं आ रही थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी वांटेड टू गो एंड सी। तो जब आप पहले दिन असम लैंड करते हैं और तुरंत ही जो है एविक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप पहुंचते ही फिर दोबारा से जो एविक्शन स्टार्ट होना, डिमोलिश करना घरों को? ये इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज इसमें हमारे आसाम जाने से पहले ही, तो हम लोग आसाम गए थे, उसमें हमारे डेलीगेशन में हर्षमंदर थे, प्रशांत भूषण थे, सईदा हमीद, वजाहत हबीबुल्ला, जवाहर सरकार, ऑल्सो रितंबरा, वो भी एक रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं नेदरलैंड्स में। तो हम सब लोग आसाम पहुंचने से पहले ही, एक दिन पहले से हमें ये बताया जा रहा था कि एसपी के बार बार कॉल आ रहे हैं, गुवाहाटी में जो हमारे साथी थे ग्वालपाड़ा के एसपी के कॉल आ रहे हैं, बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। दिल्ली से निकलने से पहले हमको खबर मिली कि कर्फ्यू लगा दिया है ग्वालपाड़ा में। जब हम लैंड किए तो हमको एयरपोर्ट पे जैसे ही हम लोगों से मिले, हमें फौरन बताया गया कि आज ही के दिन 23 अगस्त को हम लैंड किए थे, वहां पे रखियाशीनी एक इलाका है, वहां पे डेमोलिशंस शुरू हुए हैं और दुकानों को डिमोलिश कर रहे हैं, और लोग वहीं पे रहते भी हैं, उनको हटाया जा रहा है वहां से। एंड इट सीम्ड वेरी टारगेटेड। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे जाने की वजह से था, बट इट सीम्ड वेरी टारगेटेड बिकॉज वो लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि वहां पे उस दिन अचानक से एविक्शंस किस तरह से स्टार्ट हो गए। एंड साथ में हमको ये बताया जा रहा था कि आप ग्वालपाड़ा नहीं जा पाएंगे, गाड़ियों की कर्फ्यू लगा है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, आपको इंटर ही नहीं करने देंगे, विच वॉज ऑल वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि एक सिंपल फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज थी, हम लोगों से बस मिलने समझने जा रहे थे, हम कोई पॉलिटिकल रैली नहीं करने जा रहे थे। तो ये समझ से परे था कि इतना ज्यादा, एंड ऑफ कोर्स समझ से परे इन अ लॉजिकल सेंस, वरना अगर उन लोगों की मंशा देखें और वो क्या पिछले काफी अरसे से कर रहे हैं, तो देयर इज दिस ओवरऑल अटेम्प्ट के इंटिमिडेशन का, फियर का एक क्लाइमेट क्रिएट किया जाए कि कोई जा ही ना पाए वहां पे, और एक्यूरेट उसकी रिपोर्टिंग ना हो पाए, बात ना हो पाए। बहुत से मीडिया के साथी, दूसरे एक्टिविस्ट साथियों को बहुत प्रॉब्लम हुई है पहले भी, तो वी न्यू ये हिस्ट्री है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। व्हाट वी डिडंट एक्सपेक्ट वाज कि हमारे पहुंचते ही वहां से डेमोलिशन की भी खबरें आने लगेंगी, हमारे पहुंचते ही जो है वो इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा गुवाहाटी में कि आप अगर ग्वालपाड़ा गए तो कोई हंगामा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स वी हैड टू गो, क्योंकि हम आए थे उसी के लिए, एंड क्योंकि वो एविक्शन हो रहे थे, इट बिकेम इवन मोर इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट जा करके वहां देखने की, लोगों से मिलने की कोशिश करें। वहाँ पे किसी इंडिविजुअल को नोटिस नहीं दिया गया, पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जो है उनको बता दिया गया कि डिमोलिश करेंगे। तो एज अ लॉयर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, लीगली ये कितना वैलिड है? देखिए, हम लोग जब वहां पहुंचे तो दिस वाज, इसमें इलीगैलिटी का तो एक पूरा पैटर्न है।
और हमारा अटेम्प्ट था कि हम जा करके एविक्शन साइट्स पे लोगों से मिले और उसको समझ पाए। वो हमें अलाउ नहीं किया गया। तो इंस्टेड हम लोगों को रास्ते में ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप किसी साइट पर नहीं जाएंगे। व्हाइल वी वर ऑन द वे टू ग्वालपाड़ा, हम लोकल एमएलए से टच में थे और बार बार वहां से ये खबर दी जा रही थी कि एसपी से हम बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है, पहले तो ये था कि आप आइए मत, फिर ये था आप आ रहे हैं तो आप किसी साइट पे नहीं जाएंगे, आप किसी एविक्शन साइट पे नहीं जाएंगे, कैंप में नहीं जाएंगे। फाइनली वो प्रेशर इतना था और लोकली भी लोगों को बहुत डर था एंड वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब। हम नहीं चाहते थे कि हमारे जाने की वजह से लोगों के कैंप पे कोई एक्शन हो, कोई इस तरह का एक्शन हो। तो हमने फिर डिसाइड किया, अपना प्रोग्राम चेंज किया और फिर एक प्राइवेट रेजिडेंस पे एमएलए, एक प्राइवेट जगह पे हम लोगों ने जो एविक्शंस हुए हैं उन सारे फैमिलीज से हम मिले। सो व्हाट वी आर सेइंग इज बेस्ड ऑन, मतलब क्योंकि आपने इलीगैलिटी का सवाल किया, इट्स बेस्ड ऑन जो एविक्टेड फैमिलीज ने हमें बताया। वी कुडंट मीट ऑल ऑफ देम बट तीनों एविक्शन साइट्स के कई फैमिलीज से हम मिले एंड उनका ये कहना था कि जो एक एविक्शन हुआ था 16 जून को, हसीला बील एक जगह है ग्वालपाड़ा में, दूसरा एविक्शन 12 जुलाई को आशुडूबी विलेज जो एक रिजर्व फॉरेस्ट के करीब में है, जिसे बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये रिजर्व फॉरेस्ट पे इंक्रोचमेंट था। दोनों में हमने ये देखा कॉमन पैटर्न के देयर वाज नो इंडिविजुअल नोटिस गिवन। किसी को भी ये नोटिस नहीं आया कि उनकी जमीन जो है वो उनके अवैध उन्होंने कब्जा किया है। इंस्टेड एक जगह पर हसीला बील में जो है 2-3 जगह बैनर लग गए थे बड़े बड़े, उन बैनर्स पे लिखा था कि 48 घंटे में डेमोलिशन होने वाला है। दिस हैपेंड ऑन अ फ्राइडे, सैटरडे संडे को वो लोग कोर्ट नहीं जा पाए, मंडे को डेमोलिशन हो गया। सो आशुडूबी में भी देयर वर सम पब्लिक अनाउंसमेंट्स। आशुडूबी में तो लोग कोर्ट तक गए, दे ट्राइड टू गो टू गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड गेट अ स्टे, बट कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था, इट वाज स्टिल हियरिंग। 10 जुलाई को कोर्ट ने सुना था, नोटिस इशू किए थे, बट इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था। इट वाज अंडरस्टूड दो कोर्ट का एक प्रोसेस है, वो टाइम लेगा बिफोर द कोर्ट कुड कंप्लीट इट्स प्रोसेस। 2 दिन बाद डेमोलिशन शुरू हो गया। तो आप अगर किसी भी तर्ज से देखिए, इवन इफ वी बाय द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट के ये इंक्रोचमेंट था, फॉरेस्ट लैंड था, या जो हसीला बील के बारे में कह रहे हैं वेट लैंड था, अगर वो था भी तो आपको वो इस्टेब्लिश करने का तो कोई प्रोसेस करना पड़ेगा आपको किसी ट्रिब्यूनल के सामने। और सबसे बड़ी बात, लोग वहां पे रह रहे हैं और जनरेशन से रह रहे हैं, तो आपको उनको कोई मौका देना पड़ेगा कि वो अपना क्लेम इस्टेब्लिश कर पाए। बट नन ऑफ दैट हैपेंड एंड दे वर नॉट गिवन दैट चांस। इंस्टेड पब्लिक नोटिस के 48 घंटे में डेमोलिशंस हो गए और उसके बाद भी आशुडूबी विलेज में तो एटलीस्ट डेमोलिशंस होने के बाद भी कई लोग थे जो उसी एरिया में रह रहे थे, क्योंकि उनका वो हिस्टोरिक लैंड है, वो लोग वहीं पे रहते रहे हैं, एटलीस्ट पिछले 60-70 साल से वहां रह रहे हैं, वहां से वो हटे नहीं थे। तो फिर पुलिस और जो वहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से वहां पे पुलिस एक्शन हुआ, बुलडोजर्स दोबारा लाए गए, जहाँ पे वो रुके थे वो जगहों को खोदा गया एंड जो लोग वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हमारा ये लैंड है, हम नहीं छोड़ेंगे, उन पे फिर फायरिंग की गई। फायरिंग में एक लड़के की डेथ हो गई, उसकी एक लड़के की डेथ हुई एंड एटलीस्ट 3 लोगों के बुलेट इंजरीज रिकॉर्ड हुई। उसके ऊपर भी अब तक कोई वी डोंट नो ऑफ एनी इंक्वायरी दैट हैज हैपेंड इनटू दैट। तो ये सिर्फ नोटिस का मामला नहीं है, इट इज एन ओवरऑल पैटर्न ऑफ इलीगैलिटी, जहां आप लोगों को आप आर्बिट्ररीली एक जगह जहां पे लोग सालों से रह रहे हैं, आप उसे कहते हैं ये गवर्नमेंट लैंड है या फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लैंड है फॉर सम रीजन, और आप एक पब्लिक नोटिस लगाते हैं और आप बुलडोजर चला देते हैं। यू डोंट गिव पीपल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। और जब लोग कोशिश करते हैं कि वो उसी जगह पे अपने आप को रिहेबिलिटेट करें, तो आप पुलिस एक्शन कर देते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी कुछ केसेस पेंडिंग थे, उसके बावजूद भी एविक्शन किया गया। तो ये एक जगह पे आशुडूबी विलेज में जब पब्लिक अनाउंसमेंट शुरू हुए, एक्चुअली वहां पे एक लंबे अरसे से केसेस चल रहे हैं, क्योंकि वो अगेन ये सारे मसले बहुत सिंपल नहीं है, जहां पे के एक जमीन है, वो हिस्टोरिकली उसका एक ही स्टेटस है, उस पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनको अब हटाया जा रहा है। इंडिया में बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि क्योंकि होमलेसनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि माइग्रेशंस की, इंटरनल माइग्रेशंस का इंडिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि गवर्नमेंट लैंड पे लोग स्लम्स डेवलप हो जाते हैं, कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं, एंड देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ वे इन विच इट इज डेल्ट विद बाय लॉ।
इस केस में आशुडूबी विलेज के केस में ये लोग यहाँ पे पिछले एटलीस्ट 1962 से, मतलब उससे पहले से भी रह रहे हैं, बट 1962 के तो लोगों के पास पट्टे तक मौजूद है और बहुत सारे लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं विच गो बैक 60-70 इयर्स। और पिछले 3 सालों से जो 2021 से एविक्शन ड्राइव चल रही है उसमें अलग अलग जगहों को वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि ये एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड है या रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है जिसपे इंक्रोचमेंट हो गया है, एंड पीपल आर फाइटिंग दैट इन कोर्ट। और उस कोर्ट डॉक्यूमेंट से ही पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आशुडूबी विलेज में जो 1000 से ज्यादा फैमिलीज को एविक्ट किया, वो जो पार्सल ऑफ लैंड है उसके बारे में नवंबर 2024 में जो वहां का लोकल रेवेन्यू ऑफिसर है और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनके बीच का डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर इज गिविंग दिस लैंड ओवर टू द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो नवंबर 2024 में अगर, एंड इट क्लियरली सीम्स के इस डॉक्यूमेंट को जब केस हो गया कोर्ट में तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, बट ऐसा नहीं भी है। अगर नवंबर 2024 में उस लैंड का स्टेटस चेंज हुआ है तो जो लोग 60 साल से उस लैंड पे रह रहे हैं उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का कोई स्कीम होगा, कोई पॉलिसी होगा, बट नन ऑफ दैट वाज फॉलोड। और ये केस अगेन क्योंकि एक लंबे अरसे से ये थ्रेट क्रिएट किया जा रहा था कि एविक्शन होगा, तो जब पब्लिक अनाउंसमेंट्स हुए तो लोग कोर्ट गए। 10 जुलाई को कोर्ट ने नोटिस इशू किया, बट बिफोर द प्रोसीडिंग्स कुड कंटिन्यू 12 जुलाई को एविक्शंस हो गए। तो और यहाँ पे कोर्ट्स का भी है कि दे आफ्टर द एविक्शंस हैपेंड, कोर्ट ने अभी तक उसमें कोई ठोस फैसला नहीं दिया। द केस इज स्टिल पेंडिंग। इंटरिम में कोर्ट ने इतना बोला है कि जिन लोगों को आपने डिस्प्लेस किया है उनके रिहेबिलिटेशन का आप इंतजाम कीजिए, उनका फूड, शेल्टर और उनके जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजाम करने को कहा है। बट व्हाट वी हर्ड, जो आशुडूबी के फैमिलीज एविक्ट हुए हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई इंतजाम स्टेट की तरफ से नहीं हुआ है। और जो दूसरे लोकल लॉयर्स थे जिनसे हम मिले उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। इंस्टेड लोग या तो टेंट में रह रहे हैं या कैंप में रह रहे हैं, अपने पड़ोसियों के जो और जहां एविक्शंस नहीं हुए गांव में वहां जाके रह रहे हैं। सो एक्चुअली नो रिलीफ फ्रॉम द स्टेट। और साथ में दिस इज वी कुड नॉट वेरीफाई दिस येट, बट देयर आर क्योंकि एक पुराना मसला चला आ रहा है, वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है, उस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रबर फ्रॉम व्हाट द लोकल रेजिडेंट्स से, वहां रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रबर प्लांटेशन भी हो रहे हैं, दूसरे तरह के बड़े बिजनेसेस हैं जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेशन कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स लगा रहे हैं। क्लियरली वो इंक्रोचमेंट है और वो बड़े लैंड ओनर्स की तरफ से इंक्रोचमेंट है, बट उसको डील करने के बजाय जो कि क्लियरली फॉरेस्ट के अंदर आता है, जो लोग रेवेन्यू लैंड में, जो रेवेन्यू क्लासिफाइड है, रेवेन्यू विलेज का पार्ट है जो लैंड, उसमें जो लोग रह रहे हैं उसको फॉरेस्ट एरिया बता करके क्लियर किया जा रहा है। सो वो पैटर्न जो है, एज आई वाज सेइंग, कि वो पैटर्न ऑफ इलीगैलिटी यहाँ बहुत क्लियर हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप ये समझाएं कि आपने ग्राउंड पे देखा कि लोगों के पास एनआरसी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, 1951 के वोटर लिस्ट का में नेम भी है उनका, वो भी डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है, लैंड डॉक्यूमेंट्स भी कईयों के पास मौजूद थे, ये आपने वहाँ पे देखा। उसके बाद भी ये इलेक्शन करना, ये एक्शन लेना, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको जरा समझाएं। देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट्स को समझ रहे होंगे। पहले तो हम लोग जब अगेन जो फैमिली से हम मिले, सबके पास तो हसीला बील में तो 1951 के लैंड डॉक्यूमेंट भी 680 के करीब परिवार थे जिनको हसीला बील से एविक्ट किया गया। उनके पास लैंड डॉक्यूमेंट्स 1951 के वोटर आईडी में उनका वो रेजिडेंस था हसीला बील का, 1971 के डॉक्यूमेंट्स थे। उनने कई पॉइंट्स पे उन्होंने वहां तौजी, एक चीज होती है, एक फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू है जिसे लैंड फाइन भी बोला जाता है, बट वो एक पॉलिसी है आसाम गवर्नमेंट की कि जो वहां पे हिस्टोरिकली लोग डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रीजंस, तो हसीला बील के भी जो लोग हैं वो 1948 के अराउंड वो लोग उसी जगह पे एक दूसरे लैंड पार्सल में रहा करते थे, बट वो रिवर फ्लडिंग की वजह से और इरोजन की वजह से 1948 के अराउंड दे हैड टू मूव टू हसीला बील। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कई फैमिलीज के पास वहां पे ये लैंड फाइन का डॉक्यूमेंट। अब ये लैंड फाइन क्या होता है? आसाम गवर्नमेंट का ये तरीका है एक कि जो इस तरह का क्लाइमेट क्राइसिस और ये जो रिवर बेड इरोजन है, इसकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस होते हैं,
तो वहां पे जो नए जगह पे वो जाके रहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स लैंड फाइन जब वो पे करते रहते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड कि वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, एंड आफ्टर अ पॉइंट दे कैन अप्लाई फॉर रेगुलराइजेशन, दे कैन अप्लाई टू गेट जो जिसको हम पट्टा बोलते हैं, जो लैंड का डीड है। तो ये उसके लिए एलिजिबल थे ये लोग, कि अगर सरकार एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी लाती तो इनको उस लैंड का टाइटल भी मिल सकता था। साथ ही में बिकॉज दे वर लिविंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सरकार ने वहां 3 आंगनवाड़ी बनाए थे, वहां पे एक स्कूल बनाया था। वो सब कुछ डिस्कार्ड करके ये उस जो डेमोलिशन हुआ है उसमें वो प्राइमरी स्कूल भी डेमोलिश हुआ, वो 3 आंगनवाड़ी भी डेमोलिश हुए, बहुत से मदरसे और मस्जिद थे लोगों के अपने बनाए हुए, वो डेमोलिश हुए। तो ये मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के बावजूद क्यों हुआ, वो तो ऑफ कोर्स मतलब दिस इज टारगेटेड एक्सरसाइज, खास करके उनकी आइडेंटिटी देख करके उनको टारगेट किया जा रहा है। ऑल्सो दूसरा कनेक्टेड इशू ये है कि बहुत सारा लैंड यहाँ वो है जो जमींदारी एबोलिशन से पहले जमींदारी के अंडर की थी, जैसे कि आशडूबी विलेज जो है, जमींदारी एबोलिशन से पहले वो एक जमींदारी स्टेट का पार्ट था, एंड व्हेन जमींदारी एबोलिशन वाज इन्फोर्स्ड तो जो लोग वहां रह रहे थे दे कंटिन्यूड टू लिव देयर, एंड एसेंशियली द आइडिया वाज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपरली किया जाता तो उन सबके पास टाइटल्स होते हैं। एंड 1962 के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे व्हिच शोज दैट एटलीस्ट सम फैमिलीज गॉट लैंड टाइटल्स, उनके पास पट्टे थे, एंड मतलब पट्टा यानी कि उनके पास एक मजबूत प्रूफ था अपने डॉक्यूमेंटेशन का। और अगेन ये पूरा इश्यू ऐसा है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है आसाम में, उसका लैंड ओनरशिप का जो पैटर्न रहा है और लैंड यूज का जो पैटर्न रहा है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस एंड बिकॉज ऑफ जो जमींदारी का वहां सिस्टम था। वो जब जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, जब क्लाइमेट के प्रेशर्स की वजह से लोग मूव हुए, तो उसकी वजह से एक कंटेस्टेड बहुत ही हिस्ट्री है कि लोग कौन किस लैंड पे रह रहा है, उसका ओरिजिनल ओनर कौन थे, अब वो कौन लोग हैं। देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई आज या पिछले 20 साल 30 साल में आकर के इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, ये सब लोग एक हिस्टोरिक रीजन है जिसकी वजह से उस लैंड पे रह रहे हैं, और इनमें से कोई भी बांग्लादेशी या बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो बंगाली स्पीकिंग है, आसाम में कम से कम 19th सेंचुरी से बंगाली स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। वो माइग्रेशन अंग्रेजों के वक्त में हुए थे, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। बट अगेन आसाम मूवमेंट की एक हिस्ट्री है जिसमें कि बंगाली स्पीकिंग लोगों के अगेंस्ट एक पूरा एजिटेशन चला असमीज कल्चर के नाम पे। और आज आसाम मूवमेंट की हिस्ट्री, अंग्रेजों से वक्त से होने वाले माइग्रेशन की हिस्ट्री, जमींदारी एबोलिशन के इफेक्ट्स की हिस्ट्री, जो इरोजन का रिवर बैंक इरोजन का वहां प्रॉब्लम है वो हिस्ट्री, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस पूरी हिस्ट्री को फ्लैटन कर रही है और उसको वो अब एक हिंदुत्व का रंग दे रही है और उस पूरे आसामीज मूवमेंट का एक हिंदुकरण कर रही है। सो आपने जो सवाल पूछा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी वहां इलेक्शन क्यों हुए, तो उसके मुझे ये 2 रीजन लगते हैं। एक है कि वहां एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है माइग्रेशंस की, जिसकी वजह से और उसकी वजह से जो सोशल टेंशंस क्रिएट हुए, उन सोशल टेंशंस में आसाम मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक एनआरसी का कंटेस्टेड प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो हीलिंग होनी चाहिए थी, जो आसाम सोसाइटी में जो रिकंसिलिएशन और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरा, आफ्टर द एनआरसी प्रोसेस इंस्टेड ऑफ रिकंसिलिएशन ये पूरी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को पूरी तरह से फ्लैटन करके और उसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम में रिकास्ट किया जा रहा है। ये एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है आसाम की, इट इज नॉट बीन अ हिंदू मुस्लिम कॉन्टेस्ट, इट हैज ये जो अलग अलग लोगों के लैंड रिकॉर्ड्स की इनकंसिस्टेंसीज हैं, नाम की इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इंट्रैक्टेबल, ये बहुत टिपिकली आसामीज प्रॉब्लम्स हैं, ये बाहरियों के प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां के क्लाइमेट, वहां के लैंड यूज पैटर्न्स, ओनरशिप पैटर्न्स की वजह से हैं। बट इस सब को फ्लैटन करके, सारी हिस्ट्री को खत्म करके सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम उसको बनाया जा रहा है। सो आई फील इट इज दीज टू कंबाइंड रीजंस जिसकी वजह से ये जो एविक्शन ड्राइव्स हैं, जिस टोन जिस टेनर में हो रहे हैं और लोगों को एविक्ट करके जिस तरह की मैसेजिंग की जा रही है, आई थिंक इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑफ कोर्स अब लीगल सिस्टम है, वो अपना टाइम लेता है। अब ये एविक्शंस हो गए हैं, सारे केसेस कोर्ट में हैं, हसीला बील के लोग भी कोर्ट गए हैं, आशुडूबी के भी गए हैं, रखियाशीनी में जो हुआ है वो केस काफी अरसे से गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट विल टेक इट्स टाइम, अल्टीमेटली एक डिसीजन आएगा, बट इन द मीन टाइम ये जो पॉलिटिक्स है उसके अराउंड दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड लाइफ। आपने कहा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ हैं, जो इरोजन और फ्लड्स के बाद यहाँ आए।
गवर्नमेंट इनको रिफ्यूजीज के तौर पे क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करती है? सो सी दीज आर नॉट, अब अगेन क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, उससे रेफ्यूजी वर्ड से दिमाग में ये आता है कहीं दूर दराज से आए हुए, सही। बाहर से आए हुए लोग हैं। क्लाइमेट रेफ्यूजी हैं एंड उसका मतलब ये है कि लिटरली वो कई केसेस में ऐसा है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक गांव से दूसरा गांव इस तरह का माइग्रेशन है। बिकॉज ब्रह्मपुत्रा जो फ्लो करता है उसका एक मतलब कोई भी आपको जो उसके एक्सपर्ट हैं क्लाइम वो बता देंगे कि ब्रह्मपुत्रा का एक पर्टिकुलर नेचर है आसाम में, और उसका उसकी जब उसका फ्लो बदलता है तो पूरे पूरे गांव उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश से भाग करके यहाँ आए हुए लोग हैं, इट्स लिटरली एक गांव के एक हिस्से में थे एंड वो रिवर का फ्लो चेंज हुआ तो उनकी पूरी जमीनें खत्म हो गई, सो दे माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट एरिया। और ये आज की चीज नहीं है, दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आसाम हैज बीन अ वेरी थिनली पॉपुलेटेड स्टेट हिस्टोरिकली, ये भी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और जब 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने वहां प्लांटेशंस, खास करके टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन का वहां पूरा अपना इंडस्ट्रियल लेवल पे प्लांटेशन और कैश क्रॉप उगाना शुरू किया, तो लेबर करने के लिए वहां पे एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे बंगाल से वो माइग्रेंट्स लेकर के आए। ये अगेन इट इज नॉट अलोन इन आसाम के ऐसा हुआ है, पूरे इंडिया में जहां जहां अंग्रेजों ने कैश क्रॉप लगाए बड़े बड़े प्लांटेशन फार्मिंग की, वहां पे आपको ये पैटर्न मिलेगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेबर लेके जाना, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, उसके कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं, कुछ अंग्रेजों के पॉलिटिकल रीजंस हैं जिस तरह से उन्होंने लैंड को रिसेटल किया। बट इन एनी केस जो आज लोग वहां पे हैं ना तो वो बाहरी हैं, ना उनकी कोई गलती है कि वो वहां पे हैं। 200 साल पहले, 150 साल पहले, कहीं 100 साल पहले उनके पूर्वजों को वहां लाया गया था। उनको जो जमीनें दी गई वो अच्छी जमीनें नहीं थी, वो परमानेंट लैंड टाइटल्स नहीं थे, उनको सेटल किया गया टेम्पररी जगहों पे, और जिन जगहों पे सेटल किया वो रिवर के फ्लो की चेंज की वजह से, इरोजन की वजह से वो जमीनें उनके पास से चली गई, तो वो रिकॉर्ड्स भी उनके कोई काम के नहीं रहे। सो दे आर सेटल्ड ऑन डिफरेंट लैंड। एंड अगेन लोगों के दिमाग में ये आता है कि रिवर बेड इरोजन है तो ये मतलब हर साल हो रहा होगा। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। एक लंबा अरसा होता है, कहीं कहीं पे हर साल भी फ्लडिंग होती है, बट देयर आर मेनी एरियाज जहां 70 साल पहले कोई मेजर फ्लडिंग हुई, 60 साल पहले हुई, 50 साल पहले हुई, मतलब कोई बड़ा इवेंट हुआ जिसमें बड़ी आबादी डिस्प्लेस हो गई। तो अब ये आसाम गवर्नमेंट को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है। इसी वजह से आसाम गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, जो ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये इंटरनली डिस्प्लेस लोग, दीज आर क्लाइमेट रेफ्यूजीज हु आर इंटरनली डिस्प्लेस। जैसा मैंने कहा कि कुछ किलोमीटर आगे पीछे हुए हैं, वो पहले वो रह रहे थे वहां से कुछ किलोमीटर, कई कई दफा कुछ 100 मीटर वो एक दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गए हैं। तो आसाम गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जहां वो तोजी कहा जाता है वहां पे, लैंड फाइन जिसको के लैंड टैक्स होता है, उसका ही एक बदल है कि वो कलेक्ट करते हैं लोगों से, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप वो अमाउंट देते हैं यू गेट एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ लैंड डीड, पट्टा मिल सकता है आपको। तो जो नेचुरल प्रोग्रेशन था, अगर आप देखिए एज अ पब्लिक पॉलिसी इशू, द नेचुरल प्रोग्रेशन शुड हैव बीन कि क्योंकि ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, इनको इनके पास ये एसेंशियली अब स्मॉल लैंड होल्डर्स थे जिनको 200 150 100 साल पहले वहां सेटल किया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से सेटल किया था, अब ये लैंडलेस हो गए हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजंस। तो अब पब्लिक पॉलिसी रिस्पांस तो यही होता कि ओवर टाइम उनको उस लैंड पे सेटल किया जाता, उनको परमानेंट लैंड होल्डिंग्स दी जाती। एंड क्लियरली आसाम गवर्नमेंट के मल्टीपल पॉलिसीज हैं डेटिंग बैक टू जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें कि ये आपको दिखता है, इसका रिकॉग्निशन दिखता है, एंड कॉन्शियस एफर्ट भी एक था लोगों को रिसेटल करने का। बट ऑफ कोर्स द आसाम मूवमेंट हैपेंड, और उसके बाद वो एनआरसी का पूरा प्रोसेस हुआ, एंड जो चीज एनआरसी के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कॉन्फ्लिक्ट, वो खत्म होने के बजाय करंट गवर्नमेंट और बीजेपी की वजह से अब उसने एक और खतरनाक हिंदू मुस्लिम चेहरा इख्तियार कर लिया है। तो वो जो इट्स नो लॉन्गर अ पब्लिक पॉलिसी इशू विद अ पब्लिक पॉलिसी सोल्यूशन, वो सडनली जो लोगों की प्रिकैरिटी है, जो अक्रॉस आसाम एक प्रॉब्लम है लैंड होल्डिंग को लेकर के, वो प्रिकैरिटी को वेपनाइज किया जा रहा है, वो जो, और उसको वेपनाइज करके फिर अब ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। 1600 से ज़्यादा परिवारों के घर, मदरसे, मस्जिद, स्कूल्स, आंगनबाड़ी भी थे वहाँ पे, यानी सरकारी सुविधा भी वहाँ मौजूद थे, वो सब तोड़ दिए गए। अब उनका क्या सिचुएशन है, वो किस हाल में हैं? आपने परिवार से मुलाकात की, उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरीके से अपने दर्द को बता रहे थे? एज आई सेड 1600 परिवार हैं जिनको हसीला बील में और अशुडूबी में बेघर कर दिया गया।
उसके बाद हसीला बील के जो 600 परिवार थे वो तो सब के सब टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके टेम्पररी शेल्टर भी लिटरली बस वो उनका ऐसा कहना था, हमने फोटोज भी देखे, हम जाने की कोशिश की बट अगेन देयर वाज वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना सिर्फ बोला गया था बट इट वाज वेरी क्लियर कि हमें वॉच भी किया जा रहा है। वी वर मेड टू फील दैट इन मल्टीपल वेज कि वी आर वॉचिंग यू। सो एंड हमें ये खतरा था कि हम वहां जाएंगे उनके कैंप पे तो उन्हें दोबारा से डिस्प्लेसमेंट या कोई हरासमेंट फेस करना पड़ सकता है। सो वी डिडंट गो देयर, बट जो हमने देखा और जो सुना उससे बहुत क्लियर है कि बहुत से लोग जो टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं वो ठीक तरह से शेल्टर भी नहीं है। बारिश का मौसम है, प्लास्टिक के शीट्स के नीचे रह रहे हैं, जमीन जो है वो ऑफ कोर्स मतलब बारिश के मौसम में यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप कीचड़ में और प्लास्टिक की शीट से अपने आप को कवर करके रह रहे हैं। हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी नहीं है, एक्सेस टू टॉयलेट्स नहीं है, और बच्चे, ये सब परिवारों के हमने पूछा, ज्यादातर बच्चे स्कूल गोइंग थे। या तो वो जो वहाँ लोकल प्राइमरी स्कूल था उसमें जाते थे या वो मदरसे में जाते थे। दे वर ऑल गेटिंग एजुकेटेड इन सम फॉर्म और द अदर। वो सब पूरी तरह से रुक गया है, उनका सारा एजुकेशन खत्म हो गया है, प्लस उनका इनकम वहां से जुड़ा हुआ था। वहां पे दो तरह का काम होता था क्योंकि वो रिवर के करीब थी वो जगह, तो कुछ लोग फिशिंग भी करते थे और फिर जब बारिश के बाद के मौसम में वहां पैडी, छोटा मोटा बहुत स्मॉल लेवल का पैडी कल्टीवेशन भी हो जाता था। तो ओवरऑल और कुछ लोग अगेन ऑफ मंथ्स में आसपास के गांव में जाके एग्रीकल्चर लेबर का काम करते थे। तो उनकी पूरी लाइवलीहुड उससे जुड़ी हुई थी एंड पिछले 3 जनरेशन से जुड़ी हुई थी। तो अब वो कंप्लीटली डिसरप्टेड है। अभी वो, उनका ऐसा कहना है कि वो प्योरली चैरिटी पे सरवाइव कर रहे हैं फिलहाल, और चैरिटी भी जो है वो पड़ोसियों की, आसपास के लोगों की जो खुद बहुत वेल ऑफ नहीं है। तो ये हसीला बील में, आशुडूबी में भी, वहां पे क्योंकि एक बड़ा गांव है जिसके एक हिस्से को इवैक्यूएट किया, तो बहुत सारे लोग गांव में ही दोस्तों रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं। कुछ किसी के खेत है किसी जानने वाले का, उसमें तंबू गाड़ के रह रहे हैं। इट्स वेरी इररेगुलर, कोई एक जगह पे भी सब इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। एंड उनके साथ तो एक और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ कि 12 जुलाई को दे वर एविक्टेड, होम्स वर डिमोलिश्ड। 17 जुलाई को वहां पे पुलिस एक्शन हुआ। जो लोग उसी जमीन पे रह करके कंटिन्यू करना चाह रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई, 19 साल के, 3-4 लोग घायल हो गए। तो उसके बाद से तो और ज्यादा डर का माहौल है। एंड लोगों का कहना है कि स्पेसिफिकली वो रास्ता जिससे रिलीफ लेके आ रहे थे शहर के बाकी लोग, जो उनको खाना पहुंचा रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा रहे थे, स्पेसिफिकली उस रास्ते को खोदा। जब पुलिस आई और फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए तो बुलडोजर लेकर स्पेसिफिकली उस रास्ते को खोदा कि रिलीफ भी यहां ना आ सके, सो दैट दे हैव अगेन हैड टू मूव। तो उनको आपने ऑलरेडी डिस्प्लेस किया एंड विद इन अ स्पेस ऑफ 5 days दे हैड टू पैक अप, दे हैड टू मूव अगेन। तो बहुत अनसेटल्ड सिचुएशन है। आशुडूबी के केस में देयर इज अ कोर्ट, देयर आर रिपीटेड कोर्ट ऑर्डर्स जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू प्रोवाइड फॉर द रिहेबिलिटेशन, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। क्या ये एविक्शन जो है सेलेक्टिवली मुस्लिम्स को टारगेट करते दिखते हैं? ग्राउंड पे आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक लैंड इशू है या आइडेंटिटी पे ये अटैक है उनके? अगेन एज आई सेड कि एक आज ये एसेंशियली तो लैंड इशू है, बट पिछले 3 साल से एनआरसी 2019 में हुआ, 2021 से हिमंता बिस्वा सरकार ने वहां पे एक एविक्शन ड्राइव स्टार्ट की। वो एविक्शन ड्राइव का टेनर इंक्रीजिंगली मुस्लिम आइडेंटिटी को टारगेट करता हुआ इनफैक्ट वो इन लैंड एविक्शंस के थ्रू, उनका कहना है कि उन्होंने 1.25 लाख एकड़ जमीन को आजाद किया है बाहरियों से। और उनकी पूरी जो लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि दे आर यूजिंग दीज एविक्शंस टू क्रिएट दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू। पूरा आसाम एजिटेशन और आसाम मूवमेंट जो था, और उसमें जो आसामीज आइडेंटिटी को लेकर के जो एक पूरी तहरीक चली, ये जो एविक्शंस हो रहे हैं दे आर डिजाइंड to change the nature of that movement and turn it into a Hindu versus Muslim conflict. और उसके 2-3 बहुत clear evidence मिलते हैं. It's not just about land. अभी से कुछ मई में या अप्रैल में, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट, बट अ फ्यू मंथ्स बिफोर आसाम गवर्नमेंट ने ये एक ऑर्डर इशू किया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो 2014 से पहले आ गए थे, विच वुड बी ऑलमोस्ट एवरीबडी, तो उन सबके केसेस को परसू करना बंद कर दिया जाए। क्योंकि
2019 में सीए आ चुका है, तो उन सबको सिटीजनशिप मिल सकती है एट अ फ्यूचर डेट, इसलिए उसको तो दिस वाज एन ऑर्डर व्हिच वाज क्लियरली मेंट टू क्रिएट दैट वेज कि हम अब। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि सीए के टाइम पे आसाम में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था बिकॉज दे सॉ इट एज अ मूव के जो बंगाली स्पीकिंग हिंदूज जो यहाँ आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, एंड वो आसाम मूवमेंट के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी। बट अभी जब ये ऑर्डर निकाला हिमंता सरकार ने तो उसके ऊपर कोई मेजर एजिटेशन नहीं हुआ, इट ऑलमोस्ट वेंट एज अ नॉर्मल न्यूज कि ये हो रहा है। एंड क्लियरली वो ये इट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि इस पूरे मुस्लिम मुद्दे को चेंज करके एक हिंदू मुस्लिम इशू बनाया जा रहा है। एविक्शन को गवर्नमेंट जो है हमेशा डेवलपमेंट या रोड सेफ्टी के नाम पे जस्टिफाई करती है, तो आपको क्या लगता है ये नैरेटिव बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी है? देखिए, डेवलपमेंट और ये रोड सेफ्टी ये बहाने तो डेफिनेट हमेशा से यूज किए जाते हैं, और अभी भी जब हम इन एविक्शंस को देखते हैं तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इसी तरह की चीज यूज की जा रही है कि इनक्रोच के हसीला बील का एविक्शन हुआ, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम यहाँ पे इको टूरिज्म डेवलप करेंगे, ये वेटलैंड की जमीन है। इसी तरह से आशुडूबी में है कि हम इस लैंड को फॉरेस्ट को वापस करेंगे और रिजर्व फॉरेस्ट के लिए इसको रिक्लेम किया जाएगा। उस तरह का नैरेटिव एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में दिया जाता है, बट जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें डेवलपमेंट वगैरह की कोई बात नहीं की जा रही है। पॉलिटिकल नैरेटिव सिंपली ये है कि ये बाहरी हैं और ये हमारी डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी हैं और इनको हमें हटाना है। एंड बट ऑफ कोर्स ये बोलना जरूरी है कि डेवलपमेंट रिलेटेड भी वहां पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है एविक्शन का। वो एविक्शंस अभी हुए नहीं है, बट दिस इज ट्राइबल लैंड जो है आसाम में, खास करके हम लोग मिले कार्बी आंगलोंग के कुछ ट्राइबल लीडर्स से, एंड दे टोल्ड अस के 55,000 बीघा जो शेड्यूल 6 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड उनकी जमीन है उससे उनको डिस्पोजेस करके और वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पतंजलि, रिलायंस, अदानी, गोदरेज इन सबको देने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स वहां पे अब तक थैंकफुली एविक्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनका एक पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहा है, बट यू कैन सी अ डिफरेंस ऑल्सो। जहां पे डेवलपमेंट के नाम पे, इस नाम पे आपको एविक्शंस करने हैं, वहां पे किस तरह का नैरेटिव यूज किया जा रहा है। जहां कॉर्पोरेट्स को जमीन देनी है बेसिकली, वहां पे डेवलपमेंट के नैरेटिव को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। बट ये जो जगहें हैं, हमने ग्वालपाड़ा में 3 जगहों के लोगों से मिले, बट पिछले 2 महीने में देयर आर एट लीस्ट 13 अदर एविक्शंस व्हिच हैव हैपेंड। ज्यादा भी हो सकता है, मैं मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं कि एटलीस्ट 13 ऐसी जगहें हैं जहां एविक्शन हुआ है। वहां पे टेक्निकली वो बोलते हैं गवर्नमेंट लैंड है, हम रिक्लेम कर रहे हैं, ये इसको डेवलप करेंगे, बट दैट इज नॉट रियली देयर नैरेटिव। वो 13 के 13 जगह एविक्शन के बाद वैसे ही पड़ी हुई हैं। इट इज क्लियरली अ पॉलिटिकल मैसेजिंग कि हमने यहाँ घर तोड़े, लोगों को हटाया, अब ये खाली पड़ी है ये जमीन और हम दिखा रहे हैं कि ये मतलब हमने मुसलमानों के साथ ये किया। तो देयर इज अ डिफरेंस, जो मुसलमानों को एविक्ट किया जा रहा है उसमें क्या नैरेटिव है और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, और जो कॉर्पोरेट्स को देने के लिए जो जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगहों पे टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, कुछ जगह पे कोई बायोगैस प्रोजेक्ट आ रहा है, कहीं पे पाम ऑयल प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें और इसमें नैरेटिव का और उनके मोडस ऑपरेंडी का बहुत ज्यादा आपको फर्क दिखेगा। ये एविक्शन ड्राइव्स का जो है लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आसाम के मुसलमानों पर, खास करके उनके एजुकेशन और लाइवलीहुड के ऊपर? देखिए, दिस इज आई थिंक यही सवाल है जिससे हम सब अभी जूझ रहे हैं, क्योंकि इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा पिछले जब से आसाम एजुटेशन स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 40 years एंड इवन मोर, आसाम के मुसलमानों पे एक सवालिया निशान तो खड़ा हुआ, एंड उस वक्त बहुत से आसामीज मुस्लिम्स का ने अपने आप को डिस्टेंस भी किया। उनका ये कहना था कि ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है, ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। उसका कैरेक्टर भी वो था कि इट वाज अबाउट आसामीज आइडेंटिटी, बट सर्टेनली जो लोग उसकी जद में आ रहे थे वो बाय एंड लार्ज वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स और हिंदूज थे जो 19 से 200 साल पहले, 150 साल पहले वहां सेटल किए गए थे। द आइडिया वाज, आप आसाम की जो मुस्लिम लीडरशिप है, आप जब उससे बात करते थे 2019 से पहले, सो दे वुड से कि देखिए आसाम एजुटेशन यहाँ की एक लेजिटिमेट डिमांड है, लोगों का ग्रीवेंस है, और एक बार ये एनआरसी हो जाएगा इट विल बिकम क्लियर कौन बाहरी है और कौन यहाँ का है। जो बांग्लादेश से आए हैं उनका नाम क्लियर हो जाएगा, उसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद, उनका क्लेम था
कि बड़ी तादाद में मुसलमान नहीं आए हैं, बड़ी तादाद में इनफैक्ट 71 के बाद बांग्लादेश से हिंदू आए हैं फॉर वट एवर रीजन, दे फेस थ्रेट्स और फॉर एनी अदर रीजन, मुसलमान बहुत कम आए होंगे, दैट वाज द क्लेम। एंड हम एनआरसी बाय एंड लार्ज, मुस्लिम लीडरशिप आसाम में ये कहती थी कि हम एनआरसी के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, एक बार एक ट्रांसपेरेंट एनआरसी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज 2019 में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग उसमें आपने पाया कि फॉरेनर हैं। अब फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट आप अगर देखिए तो हम ये नहीं कह सकते वो फॉरेनर हैं, और जो हमें आसाम के हिस्ट्री पता है, जो जिस तरह से वहां लैंड के मसले हैं, डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, एजुकेशन, इंडिया में जनरली गरीबों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आसाम में उसके ऊपर से ये इरोजन का प्रॉब्लम, उसके ऊपर से लैंडलेसनेस का प्रॉब्लम, हिस्टोरिक माइग्रेशन, तो उसकी वजह से ये क्लियर था कि ज्यादातर बहुत लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। उसके बावजूद आप अगर ये ले लीजिए 19 लाख का नंबर, उसमें 4 से 6 लाख के अराउंड 1/3 उसमें मुसलमान थे, बाकी सब वहां पे बंगाली स्पीकिंग हिंदूज थे। और उन सब लोगों के ऊपर अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस चलना है, उस केस में डिटरमिन होगा वो बाहरी है कि नहीं। तो टेक्निकली ये इशू यहां पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट व्हाट हैज हैपेंड इज, क्योंकि ये नंबर 19 लाख था, और हम तो ये भी नहीं मानते कि ये सबके सब 19 लाख भी बाहर ही होंगे, बट अगर ले भी लें उसको, फॉर द बीजेपी लीडरशिप एंड फॉर सम पीपल इन द आसाम मूवमेंट ऑल्सो, दिस नंबर वॉज टू लिटिल। उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे कि 50 लाख 60 लाख पता नहीं कितने लोग आए हैं बाहर से, और वो भर दिया है उन्होंने आसाम को, एंड somehow they sold NRC as a silver bullet कि NRC होगा तो आसाम के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, सारे बाहरियों को हम वापस भेज देंगे और आसाम के रिसोर्सेज पे सिर्फ लोकल्स का कब्जा होगा। आई मीन देयर वाज ऑल दैट नैरेटिव जिसका रियलिटी से बहुत कम लेना देना होता है। एंड जब वो नहीं हुआ 2019 के बाद, जब वो क्लियर हो गया कि आपके जो रिगरस प्रोसेस था जिसमें आप एक कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, एक दो डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने आधार दिखा दिया, वोटर आईडी दिखा दिया, आपको 71 का आपको वोटर लिस्ट, एनआरसी, आपको मतलब अपनी प्रूफ करना है कि आप 71 से पहले आपके पूर्वज आसाम में आके रह रहे थे। इतने डिफिकल्ट प्रोसेस से आपने एक पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को गुजारा, उसमें 19 लाख लोगों को आपने स्टेटलेस खड़ा कर दिया, उसके बाद भी देयर वाज नो रेजोल्यूशन। एंड उस सिचुएशन में कोई अगर ढंग की गवर्नमेंट होती, कोई ऐसी गवर्नमेंट होती जिसे सोशल हार्मनी में इंटरेस्ट होता, जिसे मसलों को सॉल्व करने में इंटरेस्ट होता, तो 2019 के बाद का पीरियड एक रिकंसिलिएशन का पीरियड होना चाहिए था, मसलों को खत्म करके हाउ कैन वी फाइंड अ सोल्यूशन, आप उस तरफ समाज को ले जा सकते थे, बट वी हैव सीन द एग्जैक्ट ऑपोजिट। और जो पहले आसामीज मुस्लिम्स जो अपने आप को कहते हैं कि हम बंगाली स्पीकिंग नहीं है, हम ओरिजिनल असमीज हैं, पहले जो लगता था कि वो रीजनेबली सिक्योर होंगे इस ड्राइव से, अब वो लोगों को भी इनसिक्योर किया जा रहा है। एंड आसाम मूवमेंट जिसका के कम्युनल कैरेक्टर नहीं था, वो उसके हिस्ट्री को भी अब कम्युनलाइज किया जा रहा है, उसको भी एक एंटी मुस्लिम नैरेटिव दिया जा रहा है। एंड व्हाट इट इज डूइंग इज, ये एविक्शन उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। एविक्शन के अलावा भी हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह की तस्वीरें आई हैं। वो एक बहुत फेमस जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फोटोग्राफर जंप कर रहा था बॉडी के ऊपर, इट वाज अ सिकनिंग साइट। बट जो जिस तरह का नैरेटिव आसाम में बोला जा रहा है उसका ये नेचुरल रिजल्ट है कि आप जिस तरह से नफरत भर रहे हैं, अगेन जैसे कि बंगाली स्पीकर्स को टारगेट किया गया था एक टाइम पे कि इनकी वजह सारे मसले हैं, अब क्योंकि एनआरसी का प्रोसेस हो गया और आप उसको नहीं रिजॉल्व कर पाए, उस पूरे सेंटिमेंट को अब टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। एंड आप रिसेंटली वहां के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखिए तो वो बातें इस तरह की करते हैं कि हर 10 में से 9 कैब वाला, समथिंग लाइक दैट, कि आप गुवाहाटी में कोई कैब लीजिए तो मुसलमान बैठा है। वो बोलते हैं सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मियाँ मुसलमान जो है वो वेजिटेबल जिहाद कर रहे हैं, वो कभी कहते हैं फिश जिहाद कर रहे हैं, कभी कहते हैं लैंड जिहाद कर रहे हैं। सो द लैंग्वेज जिस तरह से उसको पॉइजन क्रिएट किया जा रहा है, तो एवरी डे जो लाइफ है एक मुस्लिम सिटीजन की आसाम के, वो प्रिकेरियस हो रही है इस वजह से। उसमें ये सिर्फ नहीं है कि जिन लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है वो तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, बट जो
थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छे जॉब्स में हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको भी अब ये फील किया कराया जा रहा है कि उनकी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, उस वजह से वो सस्पेक्ट कैटेगरी में आते हैं। और उसका एक जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे मेघालय में बहुत बड़ी वो जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, बट उस यूनिवर्सिटी को लेकर के वहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्लेम था कि ये जो है लैंड जिहाद के थ्रू बनाई गई है। गुवाहाटी में फ्लड्स आए तो वो कहने लगे कि वो यूनिवर्सिटी ने लैंड जिहाद किया और हिल्स पे से पेड़ साफ कर दिए, इसलिए गुवाहाटी फ्लड। नॉनसेंसिकल क्लेम्स जिनका कि कोई सर पैर नहीं है। बट एवरी क्राइसिस जो आसाम में होती है, एवरी प्रॉब्लम जो होती है, उसको फिर टर्न किया जाता है और उसमें कोई ना कोई मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी दिखाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके की जब बयानबाजी होती है एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो ग्राउंड पे रह रहे लोकल मुसलमानों पे इसका क्या असर पड़ता है? बॉयकॉट की शक्ल में देखने को मिलता है कई दफ़ा, और क्या क्या वो फेस करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे में हमेशा होती हैं। मतलब एक तो जो आसाम में उसका हुआ है, स्टेट लेड प्रोसेस है जो एविक्शंस के थ्रू हो रहा है, इनकाउंटर्स के थ्रू हो रहा है। दैट इज एक। और आसाम में कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं। उसमें से एक स्टोरी इनकाउंटर्स की भी है जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और इनके थ्रू हो रहा है। अगेन, ये इनकाउंटर्स भी किन लोगों के हैं? ज्यादातर मछुआरे या जो लोग जो वहाँ सेमी नोमैडिक, या नोमैडिक भी नहीं कह सकते, जो मतलब जिनके पास रेगुलर जमीन नहीं है, जो मूव करते रहते हैं, और वो मछुआरे हैं या वो एग्रीकल्चर लेबर करते हैं, या वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, एग्रीकल्चर लेबर है, वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर उनका हिस्टोरिकली वो करते रहे हैं, फोरेजिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह के जो मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं, मुस्लिम सिटीजन्स हैं, उनकी टारगेटिंग बहुत ज़्यादा, ऐसे इनकाउंटर्स के केसेस भी हुए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस वक्त एक पिटिशन भी वहाँ के एक लॉयर ने फाइल की हुई है इसके ऊपर। इट्स सब जुडिस, तो उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बट वो एक तो स्टेट लेड प्रोसेस है जो चल रहा है। दूसरा, आसाम में हेट क्राइम्स आर ऑन द राइज, जो कम्युनिटी टारगेटेड हेट क्राइम्स हैं, दाढ़ी टोपी मुस्लिम आइडेंटिटी देख करके, दैट इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल। एंड देन जो लास्ट इसका जो फिर प्रोग्रेशन होता है कि घेटवाइजेशन बढ़ता है, वो अब जो आसाम में कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसके अलावा मुसलमान जहां भी रहते थे, इट वाज, आई मीन, अ लॉट ऑफ द टाइम्स दे वर इन मिक्स्ड पॉपुलेशंस। बट अब वो आप धीरे धीरे देखिएगा कि लोग मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब ये होता है, एक जगह की मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, तो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं कि ये लैंड जिहाद है या ये डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो आई मीन इट्स वो यू कांट विन, इस तरह का प्रोसेस हो जाता है। एंड हेट स्पीच का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, व्हाई हेट स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट, बिकॉज हेट स्पीच का हमेशा डायरेक्ट विक्टिम नहीं होते। हेट स्पीच, खास करके हेट स्पीच मैटर करती है कौन दे रहा है। मतलब हेट स्पीच कोई एक सड़क पे भिखारी खड़े होकर के किसी के अगेंस्ट नफरत फैला रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट, उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। बट कोई स्टेट ऑफिशियल खड़ा होकर के कोई एक कम्युनिटी को टारगेट करके जब हेट स्पीच देता है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं होता, किसी एक की जिंदगी उससे नहीं जाती, बट इनडायरेक्टली उस पूरी कम्युनिटी पे होता है। बिकॉज उस जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिनके अगेंस्ट हेट स्पीच दी जा रही है, उनका डेली लाइफ मुश्किल हो जाता है। उनका चलना फिरना, मूवमेंट, उनका देयर एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वो मतलब ये पूरी दुनिया में है हेट स्पीच का। हमेशा इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सी हु इज मेकिंग द हेट स्पीच, हु इट इज अगेंस्ट, सब्जेक्ट कौन है उसका। तो अगर आसाम में हम देखते हैं तो डायरेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हेट स्पीच हो रही है, और एक वहां की जो माइनॉरिटी है विच इज बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, जो ऑलमोस्ट 35%, ये तो अब कहते हैं 40%, बट लास्ट सेंसस बताता है 34.5 समथिंग, 2011 के सेंसस में पॉपुलेशन 1/3 तो एटलीस्ट आपकी पॉपुलेशन है। तो 1/3 पॉपुलेशन को टारगेट करके, जो कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड भी है, गरीब भी है, सम ऑफ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया आर अमंग असमीज मुस्लिम्स। तो आप जब उसको डेलिबरेटली टारगेट करते हैं, जो एनीवे इस तरह के जॉब्स करते हैं जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो देन यू मेक देयर एवरीडे लाइव्स मिजरेबल। तो वो इम्पैक्ट जो है उसको मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, बट इट इज फेल्ट व्हेन यू स्पीक टू पीपल इन आसाम। वो बहुत पैल्पेबल है। आपके हिसाब से अगर प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो होता
तो इन फैमिलीज के लिए इंसाफ कैसे दिख सकता था? सी अगर अगेन यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं तो इसका रेजोल्यूशन एक ही था कि और इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं और कुछ केसेस में जमींदारी एबोलिशन के बाद इनको जमीनें मिली तो उसका नेचुरल रेजोल्यूशन ये है कि ओवर टाइम इनको रेगुलर लैंड ग्रांट्स दिए जाए, लैंड डीड जिस जमीन पे ये जनरेशनली रह रहे हैं, आज से नहीं पिछले 70-60 सालों से रह रहे हैं, उन जमीनों के इनको लैंड डीड्स दिए जाएं क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के बासी हैं, कहीं और से नहीं आए हैं। तो इनको वहां पे रेगुलराइज करना, इनको लैंड देना और इनके प्रिकैरिटी जो है, जो इनका वल्नरेबिलिटी है, उसको खत्म करना, ये एक साउंड पब्लिक पॉलिसी होती। अगर आप ड्यू प्रोसेस की क्योंकि बात कर रहे हैं, उस जमीन को रिक्लेम करना था कोट अनकोट गवर्नमेंट को और उनको एविक्ट करना ही है वहां से, मान लीजिए वेटलैंड प्रिजर्वेशन के नाम पे या रिजर्व फॉरेस्ट को बढ़ाने के नाम पे किसी को एविक्ट करना भी है, तो फिर उसका एक प्रोसेस होता है, आप उनके रिहेबिलिटेशन का इंतजाम कीजिए। एंड इनफैक्ट आसाम गवर्नमेंट की एक रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है, इट्स अ वेरी बैडली डिजाइन स्कीम, उसमें कुछ 2 लाख या 5, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट इट्स अ वेरी मीगर अमाउंट जो वन टाइम पेमेंट के तौर पे लोगों को दिया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट, बट द फैक्ट कि एक रिहेबिलिटेशन स्कीम एग्जिस्ट करती है एविक्शन ड्राइव के साथ, वो अपने आप में बताता है कि असम गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि ये एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम है और जब आप लोगों को एविक्ट करेंगे तो उनको आपको रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा। मतलब ये कोई बहुत क्वांटम फिजिक्स का डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। कहीं पे भी पूरे इंडिया में आप चले जाइए, लैंड ओनरशिप इज अ प्रॉब्लम, लोगों के पास जमीनें नहीं है और वो लोग जो इस तरह की जमीनों पे रहते हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। उनके लेबर से ही पूरा समाज और पूरी इकोनॉमी चलती है, उनका जो चीप लेबर है। तो ऑफ कोर्स उनको रीसेटल करने का, उनको परमानेंट लैंड और टाइटल देने का ये सरकार की एक जिम्मेदारी है और हाउसिंग उनका फंडामेंटल राइट है। तो इसमें मल्टीपल कोर्ट जजमेंट्स हैं, एक दो नहीं है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड कि आप जब इस तरह का एविक्शन करते हैं तो आपको उनका एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना होता है, उनको रिहेबिलिटेट करना होता है। तो अगर ये जमीनें खाली करनी भी थी और उनको एविक्ट करना भी था तो पहले एक प्लान बनता, उनको कहीं और जमीन दी जाती आइडेंटिफाई करके, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट लूजिंग एक्सेस टू लैंड, दे आर लूजिंग एक्सेस टू लाइवलीहुड, टू बेसिक सर्विसेज। तो ड्यू प्रोसेस तो यही होता है कि आप उसको, और अगर आप इस तरह से करते तो ऑफ कोर्स वो एक कम्युनल इशू नहीं बनता, ऑफ कोर्स उसमें हिंदू मुस्लिम के मसले नहीं आते। एविक्शन करने में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मुसलमानों ही को पिछले 2 महीने में ओवरवेलमिंगली एविक्ट, ओवरवेलमिंगली क्या, ऑलमोस्ट मतलब 90-95% पिछले 2 महीने में जो एविक्शन हुआ है, और 2021 से जो एविक्शन हो रहा है उसमें प्रीडोमिनेंटली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, फिर वो एक प्लान्ड वे में होता, किस तरह की जमीन को रिक्लेम करना है, कहां लोगों को रिसेटल करना है। बट ये सब बात करना भी फैंटेसी टाइप का लगता है क्योंकि आसाम में ये कॉन्वर्जेशन का ही पार्ट नहीं है। मतलब ये बात हम करें रिहेबिलिटेशन और लैंड को कैसे रिसेटल किया, ये बात तो हम तब करें ना जब एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन पॉसिबल हो। सही। यहां पे आप सिचुएशन देखिए, हम लोग आसाम गए, बिफोर वी लैंडेड मैंने आपको बताया किस तरह का हंगामा क्रिएट किया गया। लैंड करते ही हमारे गुवाहाटी में देयर वाज सच अ क्लाइमेट ऑफ फियर कि हमें बताया जा रहा था आप अगर गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद भी हमें इतना बड़ा डेलीगेशन किया था, वी हैड टू डिसाइड टू स्प्लिट कि नहीं ठीक है, हमको शायद सब लोगों को नहीं जाना चाहिए, लोग इतना कह रहे हैं। तो हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्ला एंड आई अकम्पनीड देम टू ग्वालपाड़ा। ग्वालपाड़ा जाने में हमको इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, आने देंगे नहीं आने देंगे, आप आ रहे हैं तो यहां जाएंगे नहीं। तो आई मीन ये सब चीजें वहां नहीं होती हैं जहां कोई प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश की जा रही हो। ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है, ये वहां किया जाता है जहां सरकार को कुछ छुपाना हो। एंड आप उसके बाद भी देखिए, वाइल वी वर इन आसाम और पब्लिक मीटिंग एक चल रही थी, उसी वक्त चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आ जाता है जिसमें वो नाम लेकर के बोलना शुरू करते हैं कि ये लोग आसाम आए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग उसी दिन वापस आ गए थे, इट वाज हमारा बहुत लंबा रुकने का प्लान नहीं था, बट वंस वी केम बैक अगले दिन से ट्विटर पे एक हंगामा शुरू हो गया, लोकल अकाउंट्स आसाम में और जो हिंदुत्व लिंक्ड अकाउंट्स हैं, कि हम लोग एयरपोर्ट पे लैंड किए थे उस वक्त की किसी ने वीडियो बना ली थी, वी डिडंट इवन नो कि हमें वीडियोग्राफ किया जा रहा है।
बट उस वक्त की किसी ने वीडियो बना करके ट्विटर पे सर्कुलेट करना शुरू कर दी आफ्टर वी केम बैक, ट्विटर पे सर्कुलेट करके बोलना, एंड दिस वाज प्रोमिनेंट हिंदुत्व राइट विंग अकाउंट्स। वो बोलने लगे कि ये दिल्ली से टीम आई है एंड ये लोग धुबरी जाने वाले हैं तो कोई और मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं और आसाम में कुछ बड़ा होने वाला है और ये केओस क्रिएट करेंगे, अनार्की लेके पता नहीं क्या क्या बातें। तो इस तरह का जब क्लाइमेट हो, एंड उसी वक्त हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में टू टॉक अबाउट व्हाट वी सॉ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इससे पहले के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसका पोस्टर ऑनलाइन शेयर करते। आसाम बीजेपी ने उसका पोस्टर शेयर किया, हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसका पोस्टर शेयर किया, और ये बोलना शुरू, मतलब उसमें जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी उसका असर भी हमने देखा। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्यूसडे 26 अगस्त को दिल्ली में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू सेना के जो विष्णु गुप्ता हैं वो 30-40 लोगों की भीड़ लेकर के आए। उन्होंने नारेबाजी की, हेटफुल स्पीच, वहां पे मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा शब्द को, बट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करके, और इस तरह का क्लाइमेट था कि एक्चुअली वहां जितने लोग थे, जो पैनलिस्ट बैठे थे जिसमें बहुत सीनियर और एजेड लोग थे, वी ऑल ऑफ अस हैड टू फॉर्म अ रिंग अराउंड देम बिकॉज वी वर स्केर्ड कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस तरह का क्लाइमेट क्रिएट करना, और फिर उसकी वीडियो को कि वहां डिसरप्शन हो रहा है और ओपनली फिजिकल वायलेंस थ्रेटन किया जा रहा है, हेट स्पीच की जा रही है अगेंस्ट वेरी सीनियर एजेड पीपल सिटिंग देयर, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई वैसी बात करने की। उसको आसाम के मिनिस्टर्स रीट्वीट कर रहे हैं, वहां के पॉलिटिशियंस रीट्वीट कर रहे हैं। तो ये जब क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है तो इसमें फिर ड्यू प्रोसेस की बात करना और रिहेबिलिटेशन की बात करना, फिर ये एक्चुअली समझ में नहीं आता कि आप किस मुंह से ये बात करें, बिकॉज ये सब चीजें वहां नहीं होती जहां पे नेक नियति हो। ये वहीं होता है जहां आप चाहते हैं कि बात ही ना हो पाए, सही, आप कॉन्वर्जेशन ही को पहले ही रोक देना चाहते हैं, ये उसी जगह होता है। असम के सीएम ने ओपनली सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जो थे उनको धमकी दी जो एविक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि सिविल सोसाइटी भी अब आने से डर रहा है, बोलने से डर रहा है कि उनके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाएगा? तो वहाँ पे भी खामोशी है, लोगों में डर है। जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे, कुछ एक्टिविस्ट थे जो पहले आवाज़ उठा लेते थे, जो बातें कर लेते थे, अब वो बातें करने से भी बच रहे हैं, उस पर लिखने से भी बच रहे हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये हमने देखा गुवाहाटी में भी कि दैट क्लाइमेट ऑफ फियर इज, यू कैन फील इट, और जाहिर है वो क्लाइमेट की एक झलकी हल्की सी, ऑफ कोर्स दिल्ली था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था, तो वी वर वेरी प्रोटेक्टेड रिलेटिवली, मतलब जो गुवाहाटी में काम कर रहे हैं उनका तो वी कैन ओनली इमेजिन, बट हमें जब वो दिल्ली तक फॉलो कर गया दैट क्लाइमेट, एंड ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ। 30-40 लोग इतने महंगे प्लेकार्ड, मतलब बहुत अच्छे को, हम लोग भी बहुत प्रोटेस्ट वगैरह देख चुके हैं, हम किस क्वालिटी के प्लेकार्ड होते हैं वो समझ में आ जाता है देख के कि कितना पैसा खर्च हुआ है। तो जिस तरह के प्लेकार्ड क्योंकि उन्होंने कुछ प्लेकार्ड हमारे ऑनर में फेंके वेके भी हम लोगों के ऊपर, तो उनकी क्वालिटी चेक करने का हमें पूरा मौका मिला। तो इट वॉज वेरी क्लियर के मतलब इंतजाम के साथ, पैसे वैसे के साथ वो प्रोटेस्ट दिल्ली तक हमें फॉलो करते हुए आया था वो। तो मतलब ऑफकोर्स यहीं के लोग थे, बट जब वो इतना मेहनत और इतना एफर्ट दिल्ली में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज नॉट रियली गोइंग टू इफेक्ट यू इन एनी वे, मतलब हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि वहां पे ये हो रहा है, और एक कानूनी पर्सपेक्टिव से और एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से वहां बात की जा रही है, आप उससे इतना घबरा रहे हैं और उसके ऊपर आप इतना तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि गुवाहाटी में रहने वाले लोगों के लिए, और जो आसाम में काम करना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली काम करते रहे, उनके लिए कितना मुश्किल और कितना डर का माहौल होगा। एंड ये बात तो हमने रिपीटेडली देखी कि जो लोग रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो जर्नलिस्ट भी गए, उनको किस तरह से प्रेशर फेस करना पड़ा है, पुलिस रिपीटेडली उनको हरास करना, क्वेश्चनिंग करना। सो वी हैव सीन दिस हैपन विद मल्टीपल पीपल, एंड द मैसेज इज के इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ हम बात करेंगे, जो नैरेटिव हम दे रहे हैं वही नैरेटिव चलेगा। कोई और बात करेगा तो हम उसे बाहरी वर्सेस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर के लैंग्वेज में डाल देंगे। एंड ये दिस वाज अगेन एज आई सेड कि ये गुवाहाटी में भी हमको बहुत ज्यादा फील हुआ कि जो वहां जो, एंड वी अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स कि देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ फियर जिसमें
जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका काम करना मुश्किल हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू से कि वहाँ पे एक उसके बावजूद एक बहुत ही डिफाइंट और रेजिलियंट सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। बहुत लोग हैं अभी भी जो ये काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये रिपोर्टिंग भी हो पा रही है, इसी वजह से कुछ लोग वहाँ काम कर पा रहे हैं, केसेस लड़ पा रहे हैं। तो वी हैव नथिंग बट अप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क एंड देयर एफर्ट्स। बट इसमें दिस इज नॉट सस्टेनेबल जिस तरह से ये सरकार कर रही है। दिस इज अ बिट टू मच। और आई थिंक तो क्या सिविल सोसाइटी में भी एक खौफ का माहौल बना दिया गया है, खास करके इन सब धमकियों के बाद? वो तो है, वो डेफिनेटली है, वो हमें दिखा है। मतलब जिस तरह से हम पहुंचे ही थे और हमें जिस तरह का रिएक्शन फेस करना पड़ा, तो ऑफ कोर्स उससे बहुत एविडेंट था कि सिविल सोसाइटी को अंदर भी ये डर क्रिएट किया है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और आपने देखा ही कि सईदा हमीद पे जिस तरह से 16 अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। वी डोंट नो देयर स्टेटस राइट नाउ, बट ये इंटिमिडेशन ही है। मतलब आसाम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि जब हम दिल्ली वालों पे कर सकते हैं तो आप लोग के ऊपर तो कभी भी कर सकते हैं। सो इस पे क्या ही बोला जा सकता है। आई मीन देयर इज नो प्रेसिडेंट। आई थिंक इंडिया में हमने इमरजेंसी भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया की हिस्ट्री में हुई हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। बट आसाम में इस वक्त जिस तरह का फियर का क्लाइमेट क्रिएट किया जा रहा है एंड जो डर क्रिएट किया जा रहा है, आई थिंक वो ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है, बिकॉज इट इज अकम्पनीड बाय वेरी डायरेक्ट स्टेट एक्शन। उसमें मतलब एंड इट इज अकम्पनीड बाय मॉब ऑल्सो, जो कि रेडी है कोई एक्शन फॉरन लेने के लिए एट द इंस्टिगेशन ऑफ द स्टेट। और जितना टारगेटेड वो है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसमें फिर जो कोई भी इज सीन टू बी स्टैंडिंग विद मुस्लिम्स, चाहे वो बहुत ही प्रिविलेज्ड कास्ट से आने वाले लोग भी क्यों ना हो, फिर उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सो द मैसेज इज कि आप अगर इस वक्त आसाम में मुसलमानों के लिए बोलेंगे तो आपको यू विल नॉट बी स्पेयर्ड रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर। आपका कितना प्रिविलेज है, आप कितनी सरकारों में किसके करीब रहे हैं, कुछ नहीं देखा जाएगा। सो इन दैट सेंस आई फील के ये पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, इस लेवल का अटैक और इस लेवल पे डर और इंटिमिडेशन और फियर को क्रिएट करना, ये बहुत ही भयानक है। एंड आई थिंक इसको एंड आई वी सल्यूट एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू रेजिस्ट इट, एंड इसको रेजिस्ट करना बहुत जरूरी है। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली लैंड परचेस जो है रूल्स भी बदले हैं, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। आपको क्या लगता है इस रूल्स चेंज का जो एविक्शन पे क्या असर होने वाला है? क्या कनेक्शन है इसका? पॉलिसीज उन्होंने कुछ चेंज की हैं एंड देयर इज अ बिल जो अभी पेंडिंग है, अभी तो वो आए कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में जो लैंड की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। बट ऑफ कोर्स मैंने पूरा टेक्स्ट उसका नहीं देखा है, आई हैव सीन सम ऑफ द पोर्शंस। जितना मैंने देखा है उससे तो इट्स वेरी क्लियर कि ये दिस कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये तो मतलब दिस विल हैव टू गेट स्ट्रक ऑफ, उसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसको अचीव करने के बहुत से तरीके होते हैं सरकार के पास। तो आसाम में जो तरीका वो अपना रहे हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है, बट आई डोंट थिंक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्टैंड करेगा, वो तो दैट विल हैव टू कोलैप्स। बट देयर आर अदर वेज। मतलब एक तो ये डर का ही माहौल है, आप जब इतना डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं और जब आप हर लैंड परचेज को लैंड जिहाद बना देते हैं तो एनीवे वो उसके ऊपर एक रुकावट डाल देता है, उसके लिए आपको कानून लाने की जरूरत नहीं है। देन देयर आर पॉलिसीज जिस तरह से गुजरात में है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट वगैरह यूज करके, तो बहुत से तरीके हैं जिससे कि सरकार के पास, और खास करके आसाम जैसे स्टेट में जहां लैंड इतना प्रेशियस रिसोर्स, इंडिया में हर ही जगह लैंड प्रेशियस रिसोर्स है, बट आसाम में उसकी एक पर्टिकुलरली कंटेस्टेड हिस्ट्री है, वहां तो और भी मुश्किल हो जाता है फिर इस कुछ भी करना। तो दे डोंट इवन रियली नीड टू मेक दिस अ लॉ। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको इस तरह का कानून लाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा माहौल वो बना दे रहे हैं अपने नैरेटिव से, और सिर्फ इस बिल को ला करके और कुछ डोमिसाइल वगैरह के रूल्स को चेंज करके, वो माहौल ही काफी है कि इस तरह की खरीदो फरोख्त पे आप जो फ्री कॉमर्स है, जो लोगों का राइट है कि अपनी ज़मीन बेचना किसी को भी, और किसी को भी राइट है कि वो हिंदुस्तान में मतलब आप अपने स्टेट में रह रहे हैं ज़मीन खरीदें करें, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये माहौल ही काफ़ी है।
आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसीज है एक बड़ा डिज़ाइन है जिसमें मुस्लिम्स को सिस्टमेटिकली लैंडलेस बनाया जा रहा है? तो डिजाइन है लैंडलेस बनाने का भी, ऑफ कोर्स वो लैंडलेस से ज्यादा ये है कि जो पिछले कुछ टाइम में मोबिलिटी आई है, जो लोग जो हिस्टोरिकली लैंडलेस थे वो तो अभी भी मतलब इंस्टेड ऑफ रिहेबिलिटेशन उनको एविक्ट कर रहे हैं, उनको आप छीन रहे हैं। बट जो थोड़ा सोशल मोबिलिटी जिनको आई है, इकोनॉमिक मोबिलिटी जो आई है, जो थोड़ा प्रॉस्परस हुए हैं, जो कि एजुकेशन में जा रहे हैं, प्रोफेशंस में जा रहे हैं, ये उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है कि वो, और ये एक ऐसी पॉलिसी है जो लैंडलेसनेस से कहीं ज्यादा घेटवाइजेशन को प्रमोट करेगी। और वो जो मकसद है इसका वो है क्लियर डिवीजन क्रिएट करना। किसी भी स्टेट में अगर 1/3 पॉपुलेशन एक कम्युनिटी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कोई 1-2 पॉकेट, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुस्लिम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बट अक्रॉस आसाम अच्छी पॉपुलेशन, मतलब एक मिक्स पॉपुलेशन मुसलमानों की एग्जिस्ट करती है। तो ये हो, क्योंकि 1/3 मतलब वो होना ही है, वो ना हो गई है ऐसा, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि आप उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन ले आए कि मुस्लिम एक्सट्रीमली विजिबल हो जाए, कि ये ज्योग्राफी, ये इलाका, ये आइडेंटिफाइड हो कि ये मुसलमान का है। एंड दैट आइडेंटिफिकेशन, सी अगर आप वी शुडंट यूज दिस वर्ड लाइटली, बट जेनोसाइड स्टडीज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सिर्फ ये नहीं बताता है कि एक जेनोसाइड कब हो रही है, बट इट टेल्स अस के जेनोसाइडल जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इट हेल्प्स अस, इफ जेनोसाइड स्टडीज का पूरा एक सब्जेक्ट है टू इवैल्यूएट हाउ a population is systematically marginalized and made into a target। मतलब वो एक दिन में नहीं होता ना, वो एक झटके में नहीं होता। तो उसका प्रोसेस का पहला पार्ट ही है आइडेंटिफिकेशन। और असम जैसी जगह पे हमने पास्ट में ये चीज़ देख भी लिया है, लिली जैसा मैसेकर, जहाँ 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनको इंसाफ तक नहीं मिलता है। तो ये पास्ट में भी हो चुका है, आगे के लिए किस तरफ ये लेके जाता हुआ नजर आता है? इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो सिर्फ वो मैसेकर है और वहां जो जाने गई वो इम्पोर्टेंट है, बट ऑल्सो फॉर हाउ इट इज इनविजिबलाइज्ड, कि नेली की कोई बात ही आसाम में आप नहीं कर सकते, होती ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट ऑल। मतलब वो भुला दिया गया है कि उसका भी कोई जस्टिस होना चाहिए या होना है। तो एंड ऑफ कोर्स तो इस वायलेंस का इनविजिबलाइजेशन और एक कम्युनिटी को टारगेट करके सस्पिशियस बना के और उससे बाहरी बांग्लादेशी मियाँ उसको नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की तरह एक कम्युनिटी को पूरी तरह नेगेटिव एट्रीब्यूट से एसोसिएट कर दिया जाए और उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए। सो दिस इज अलार्मिंग प्रोसेस, और ये कोई इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस मीन्स कि आप बहुत ज्यादा वायलेंस की कैपेसिटी को बढ़ा दे रहे हैं। एक है जो स्टेट लेड वायलेंस है जो हम देख रहे हैं, बट जब आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और कंटिन्यूअसली, जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूअसली हर एक चीज में टारगेट कर रहा है, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, सब्जी जिहाद, व्हाटएवर, एवरी काइंड ऑफ थिंग बिकम्स अ जिहाद। लैंड खरीदे मत इनसे, इनको लैंड बेचे मत, उस तरह की जब चीजों पे आ जाता है तो पूरे समाज को आप तैयार कर देते हैं कि एंटी मुस्लिम वायलेंस नॉर्मल भी हो जाए और आसान भी हो जाए। कि जब इतना ज्यादा क्लियरली आइडेंटिफाइड हो जाए एक कम्युनिटी और समाज में आम कर दिया जाए कि इसकी हर चीज नेगेटिव है, तो बहुत आसान हो जाता है कि उसे फिर वायलेंस का सब्जेक्ट बनाया जाए, और वो फिर उसके लिए स्टेट डायरेक्टेड होना भी जरूरी नहीं है, वो बहुत प्राइवेटाइज्ड किस्म का वायलेंस भी हो सकता है, विच वी आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू सी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, एंड आई थिंक इसमें कुछ जल्द इंटरवेंशन होना चाहिए। आगे इसमें मीडिया जो है या सिविल सोसाइटी है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है? एक्टिविस्ट सर्कल है, आगे इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है इन सब चीज़ों को लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, रोकने के लिए? देखिए, एक चीज़ ये है कि आसाम, देयर इज़ नो डाउट कि उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, बट अभी सिविल सोसाइटी से, मीडिया से मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशन को अक्सर एक्सक्यूज के तौर पे यूज किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो अदरवाइज बहुत वोकल हैं, हर चीज पे बात करते हैं, बट आसाम पे बोलने से बहुत कतराते हैं, बिकॉज दे फियर के इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है, हमसे कोई गलती हो जाएगी। इट्स पॉसिबल हो जाए, मैंने आज आपसे बात की,
मैं आसाम के लोकल लैंड लॉस पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैंने कुछ चीजें जो समझी, जो कागज देखे, उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो, बट द पॉइंट इज कि आंख के सामने जो चीज दिख रही है उसको बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आसाम का मसला कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है जो समझ में ही नहीं आ सकता, ठीक है, कि आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक 10 साल पहले आप पढ़िए समझिए तभी आप उस पर एक लफ्ज बोल सकते हैं। खास करके आज आसाम में जो हो रहा है, जिस तरह से ये एविक्शंस हो रहे हैं, जो टारगेटिंग हो रही है, इट इज क्लियर एज डे लाइट क्या हो रहा है। ठीक है, उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, लैंड की एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, माइग्रेशन की हिस्ट्री है, हमको हर चीज में जाने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज कि हर चीज का कोई लॉजिकल पब्लिक पॉलिसी ड्रिवन कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड सोल्यूशन तो होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मसले का सोल्यूशन यही है कि लोगों को एविक्ट कर दिया जाए, उनको बेघर कर दिया जाए, अगर वो कोशिश करें रुकने की तो उनको गोली मार दी जाए और उनको टेम्पररी शेल्टर्स में डाल। आई मीन दिस इज नॉट, या जो कई जगहों पे हो रहा है पुशबैक जिसको बोला जा रहा है कि हम किसी को लेकर जाएंगे बॉर्डर पे और डंडे से उसको बॉर्डर के पार ढकेल देंगे, वो उस पार जाते हैं तो फिर बांग्लादेश की जो पुलिस है वो उन पे केस करके वापस उनको ढकेले। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। और आप कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन हो, मतलब आप ऐसे रिसेंटली कई केसेस इस तरह के मालदा का वो बच्चा जॉब हाँ, के लिए गया था, हाँ, उसको तो बुलडोजर, उसको वहां पे बुलडोजर से जो है बॉर्डर पार करा दिया। तो आई मीन दैट इज, ये किसी भी चीज का सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है ना। आई मीन व्हाटएवर द हिस्ट्री में भी, मैं तो अब जा भी नहीं रहा उसमें, मतलब इवन दो इट इज क्लियर के वो माइग्रेशंस, अगेन ये तो मालदा से गया था, तो जब आप इतना बांग्लादेशी बोलते हैं तो एवरी बंगाली स्पीकिंग पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू बीइंग कॉल्ड बांग्लादेशी। ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता ना। मतलब बंगाली, इंडिया में इतनी बड़ी आबादी बंगाली स्पीकिंग लोगों की है, उनके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आसाम बिकम्स क्लोज्ड ऑफ और द रेस्ट ऑफ इंडिया बिकम्स क्लोज्ड ऑफ। जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए वो जाएंगे, मतलब ये आप रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। सो ये जब क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है तो उसको कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इशू में कॉम्प्लिकेशन होता है, हर इशू में नुआंस होता है, बट जब ओपनली वायलेशन हो रहा हो तब मीडिया के लोगों को या इवन एक्टिविस्ट सर्कल्स को या जो लोग राइट्स कॉन्शियस हैं वो कॉम्प्लिकेशन और नुआंस का एक्सक्यूज लेके चुप नहीं रह सकते। आप मत बोलिए माइग्रेशन के ऊपर, आप मत बोलिए बांग्लादेशी है नहीं है, आप उसमें मत जाइए, बट जो क्लियरली गलत हो रहा है उसको तो कम से कम गलत बोलिए। आई थिंक इतना हमें बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एंड वी नीड टू डू एटलीस्ट दैट मच। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं भी पता है तो एटलीस्ट जो क्लियर वायलेशन है उस पर तो आप बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाज भाई। शुक्रिया, थैंक यू। एंड आई होप के आसाम के ऊपर ये जो कॉन्वर्जेशन है, आई मीन द पर्पस ऑफ आवर विजिट वाज कि हम जो पिछले 3 साल से जो एविक्शन ड्राइव चल रही है और पिछले कुछ महीनों में जो इसका इंक्रीजिंगली कम्युनल नेचर और टारगेटेड नेचर निकल के आया है, उस पर कुछ बातचीत शुरू हो सके। हम लोगों को पता था कि वी विल नॉट बी एबल टू डू अ लार्ज स्केल फैक्ट फाइंडिंग, और जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ बहुत एक्सपेंसिव स्टडी करना अभी आसान भी नहीं है। बट वी होप कि ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा एंड दिस विल इनेबल अस कि ये जो मसला पूरा चल रहा है उसका और इन डेप्थ उसको समझना और उसमें सॉल्यूशंस निकालना, एमिकेबल सॉल्यूशंस निकालना, उसकी तरफ ये बढ़ सके। बट फॉर एनी ऑफ दैट टू हैपन जरूरी है कि इस तरह के कॉन्वर्जेशंस हो और जो अभी टारगेटेड और कम्युनल नेचर इस पूरे प्रोसेस का चल रहा है उसको एक्सपोज किया जाए और उस पर किसी तरह की रोक लगाई जाए। दैट्स आवर ओनली होप। थैंक यू सो मच।